गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग सर। हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं फिजिक्स का, बारी बारी से कर रहे हैं ना। 2 यूनिट कर चुके हैं और आज हम लोग का तीसरा यूनिट का बारी है, जो कि आपके साइंस बुक में 10वां यूनिट होगा। फिजिक्स का ये तीसरा यूनिट हुआ ना। इसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। अब इसके विषय में भी कुछ बेसिक कंसेप्ट आप लोग को याद दिला दो। आप पहले पढ़े हैं, फिर भी याद दिला देता हूं कि इसमें एक फॉर्मूला आया होगा कि दो पिंड के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F, वो कितना लगता है। तो G अगर इसका द्रव्यमान कैपिटल M और इसका स्मॉल कर लिया और बीच की दूरी को D भी माना जाता है, कहीं X भी माना जाता है, कहीं R भी माना जाता है, ठीक ना। टेंशन नहीं लेना, जो भी दूरी मांगेंगे तो पहला पिंड का द्रव्यमान गुना दूसरा पिंड का द्रव्यमान और दोनों पिंड के बीच की दूरी ना का वर्ग होता है। यानी कहा जाता है कि दो पिंड के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और उसको समानुपाती को हटा के बराबर में बदलते हैं। जी एक नियतांक आता है जिसको गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियतांक क्या कहते हैं? सार्वत्रिक नियतांक, यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट। और इस जी से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आपको मिलेगा। जी का एसआई मात्रक क्या होता है, जी का मान क्या होता है। तो जी का एसआई मात्रक कैसे निकालेंगे, पहले इसको फ्री करने सीखिए। खाली जी फ्री करते हैं तो ये डी भागा में, तो इधर क्या हो जाएगा? तो FD स्क्वायर हो जाएगा। और ये दोनों गुना में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? अर्थात बड़ी एम गुना छोटी एम, यहाँ क्या रह जाएगा? जी रहा। अब ये मात्रा किसका क्या देखिएगा, इसके लिए न्यूटन और इसके लिए दूरी के लिए क्या होगा? मीटर। स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। और द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, अर्थात किलोग्राम। कैसे निकला, समझ में आया? तो कैपिटल जी का ऐसा मतलब क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? कैपिटल जी यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होता है? हाँ। और एक कंसेप्ट आएगा आपको भार का, जो कि मैं पिछले क्लास में भी पढ़ाया था, भार के बारे में। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। हाँ, भार W जिसको कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान दो तरह का होता है, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका क्या होता है? पृथ्वी में बना दो पहले, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये पृथ्वी है, सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक ना। इसको हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव पर जी का मान होता है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर कितना होता है? और इस विषुवत रेखा पर कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और पृथ्वी के सतह से अंदर जब जाने लगेंगे जी का मान घटेगा, घटते घटते केंद्र पर 0 हो जाएगा। और ऊपर जाएंगे तो वो भी घटेगा, घटते घटते जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो वहां भी 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो पृथ्वी का जो सतह है, जी का मान सबसे अधिकतम कहां हुआ? सतह पर। सतह पर भी किस बिंदु पर सबसे अधिकतम हुआ? ध्रुव पर। ध्रुव पर कितना होता है? 10 सेकंड स्क्वायर। और विषुवत रेखा पर कितना होता है? यानी कि थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है ध्रुव पर, 0.2 ना। कहां ज्यादा हो जाता है? और केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर कितना हो जाएगा? यानी कि सतह से अंदर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटने लगेगा। घटते घटते केंद्र पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? फिर पृथ्वी के सतह से ऊपर जाएंगे, जी का मान क्या होगा? और घटते घटते ऊपर चल जाएंगे, बहुत ऊपर चल जाएंगे तो 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार इतने सूत्रों का आपको जरूरत पड़ेगा, बाकी जरूरत के हिसाब से मैं चेंज कर दूंगा। आइए अब आप लोग पहुंच करके इसको टेस्ट कर सकते हैं और मैं उसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जिसको क्या कहते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? अभी आप लोग पढ़े थे, F बराबर G/m/r स्क्वायर या D स्क्वायर जो कहिए। तो इसको जैसे फ्री करेंगे तो न्यूटन, ये आके मीटर स्क्वायर और दोनों किलोग्राम स्क्वायर यहाँ के भाग लग जाएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति निकालने से समझ गया? फिर कहता है अब इसका मान कितना होता है। तो अगर इसका मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं कैपिटल जी का, ठीक ना, चंद्रमा और पृथ्वी लेकर के या किसी दो पिंड लेकर निकालेंगे तो आएगा 6.67 गुने 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये आपको रट लेना है, ठीक ना। कैपिटल जी का मान कितना होता है?
-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अब ये कहीं ऑप्शन होगा, कहता है सार्वत्रिक स्थिरांक जी का मान कितना होता है देखिए यहाँ मिल गया। फिर कहता है कौन सही है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र पूछ रहा है, देखिए Gmm/d स्क्वायर, यहाँ दूरी के लिए संकेत क्या ले लिया है, d, तो 1 नंबर हो गया। आगे फिर आप पहुंच करके अपना टेस्ट कर सकते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दुनिया का कोई त्वरण कहे, त्वरण का एसआई मात्रक एक ही होता है, रेखीय त्वरण हो, कोणीय त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, त्वरण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कहाँ है, ये हो गया। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है, तो नॉर्मली वो कितना होता है, विषुवत रेखा का मान हमेशा चलता है, ध्रुव विशेष केस है, धरती के नीचे जाने लगेंगे तो घटेगा, धरती के केंद्र पर जाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी भी बच्चा बुतरू का आप लोग को लेकर पृथ्वी केंद्र में अगर घुस जाऊं और वहां दंड तुला से तोलूंगा तो सब 0 न्यूटन का निकलिएगा, ठीक ना। आपका वहां कुछ नहीं रहेगा, आप कुछ भारीता महसूस करें। बड़ा बड़ा तारा मछली चढ़ा है, तारा मछली पर नीचे उतरते इसमें कैसा लगता है, हल्का पूरा लगता है। इसके पीछे कारण भी फिजिक्स ही है, वो भी फिजिक्स का कारण है। हाँ बोलते रहे, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, देखो यहाँ रसगुल्ला मिल गया, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये सब रसगुल्ला को से नहीं, पृथ्वी के केंद्र पर इतना बालक का भार हो, उसको ले गया एक बच्चा को पृथ्वी के केंद्र पर कहता है बच्चा को ले जाएंगे तो उसका भार कितना हो जाएगा, 0। क्यों, वहां g 0 होता है, जैसे और w बराबर होता है m गुना g, m का मान हो जाएगा 20 किलोग्राम और g का मान हो जाएगा 0, तो नतीजा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस बच्चा को केंद्र पर ले जाके उसका भार ज्ञात करेंगे, कितना न्यूटन होगा, 2 क्वेश्चन बनाए पहले। निम्न में कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G के संदर्भ में सही है, इसके विषय में कहता है कौन सही है, बातचीत नहीं। मात्रकों की सभी पद्धतियों में G का मान समान होता है। मात्रक की सब पद्धति आप लोग नहीं समझेंगे अभी, एसआई पद्धति होता है, सीजीएस पद्धति होता है, एफपीएस, कई तरह 5-6 प्रकार का पद्धति आईसी में पड़ेगा, ठीक ना। तो किसी में दूरी को मीटर में लेंगे और उसी को जब हम लोग सीजीएस में जानेंगे तो दूरी को किस में ले लेंगे, सेंटीमीटर में, तो मान 100 हो जाएगा। तो मान पद्धति बदलने से मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। छोटा पद्धति में जाएंगे तो खुदरा हो जाएगा, समझो जैसे 1 रुपया को खुदरा पैसा में करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो छोटा पद्धति में जाएंगे तो किसी भी राशि का मान क्या हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। और बड़ा पद्धति में बड़े मात्रक में जाएंगे तब क्या होगा, घटेगा। तो ये कह रहा है मात्रकों की सभी पद्धतियों में जी का मान समान रहता है, क्या होगा, ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है, ये सही है। जी का मान ब्रह्मांड में हर जगह समान होता है। जैसे सब जगह अगर एसआई पद्धति में नापेंगे तो सब जगह समान होगा, सीजीएस पद्धति में मापिएगा हर जगह समान होगा। पद्धति खाली आपको समान रखना है मापते समय, बात समझ रहे हैं। तो हर जगह जी का मान क्या होगा। निम्न में कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्ती माध्यम पर निर्भर करता है, नहीं माध्यम से इसको मतलब आप बल का सूत्र नहीं देखे, Gmm/d स्क्वायर, कहीं माध्यम के बारे में बताया है, हवा है, पानी है, जल है, तेल है, कोई मतलब नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल एक असंरक्षी बल है, नहीं संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स 2 तरह का होता है, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक ना। अभी आप लोग जितना पढ़ रहे हैं सब कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ रहे हैं, बाकी इसके विषय में पढ़िएगा ऊपर क्लास में। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है। हाँ, कोई भी ब्रह्मांड में पिंड है ना, एक पिंड दूसरे पर लगा रहा है गुरुत्वाकर्षण बल तो दूसरा भी पहला पर लगाता है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होता है, ये बल है, ये क्रिया प्रतिक्रिया बल है। कि कोई भी पिंड किसी पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है तो वह पिंड भी उस पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। और इस प्रकार के युग्म को क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। तो हो जाएगा 3 नंबर। अब फिर पाउच करके आप लोग टेस्ट कर सकते हैं अपना। यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो F बराबर होता है Gmm/d स्क्वायर। अब d की जगह d/2 कर दें तब नया F क्या होगा, नया F क्या हो जाएगा, देखते हैं Gmm कहता है उसको आधी d कर देंगे, अर्थात d/2 कर देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, d²/4, थर्ड बटा जाए तो ऊपर चढ़ जाएगा, अर्थात पुराना मान जो था f, ये कितना हो गया, f गुना 4 एक्स्ट्रा दिखने लगा, अर्थात नया f' जो निकला वो पुराने बल से कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो 4 गुना का ऑप्शन होगा, 4 गुना हो जाएगा। यानी कि ऐसे भी अनुभव कीजिए, जब ये पृथ्वी और ये चंद्रमा है, बीच की दूरी नजदीक हो जाए तो बल और ज्यादा नहीं लगने लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और स्क्वायर हो करके ज्यादा होगा ना। जितना बटे 2 कर देंगे, दूसरी 4 ऊपर उठ जाएगा, बटे 3 गुना कम कर देते तो 3 तिया 9 हो जाता। चलिए आगे बढ़े, अभी नहीं, अभी और है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान को दुगुना कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, तो उसी सूत्र पर सब होगा, m बाय मैंने ये दोनों दुगुना कर देंगे, कितना कर देंगे, तो ये 2m हो जाएगा और ये भी 2m हो जाएगा, नतीजा क्या हो जाएगा, 4 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा ना, 4 गुना बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है। हाँ, ये जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई दिक्कत, ऐसे इसमें और होगा उत्तर, हाई लेवल में हाईली कॉन्सेप्ट इसका कुछ और आएगा, ठीक ना। अभी आप लोग गुरुत्वाकर्षण बल केवल मारिए। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, 6 गुना 10⁻²4 किलोग्राम होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, हाँ इसको रट्टा मार लेना, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, अब देखो कहीं ऑप्शन में है, 3 नंबर में है। जी का मान होता है ध्रुव पर अधिकतम होता है, हाँ एकदम होता है, ध्रुव पर अधिकतम। विस्पत रेखा पर अधिकतम होता है, नहीं, प्रत्येक जगह समान है, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम है, केंद्र पर कितना होता है, प्रत्येक जगह समान नहीं होगा। विस्पत रेखा पर कितना होता है, ध्रुव पर कितना होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो सबसे अधिकतम कहाँ होता है, 1 नंबर उत्तर हो गया। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है, अर्थात सूत्र तो पता नहीं कर रहा है, हाँ सतह पर जी क्या होता है, तो ऐसे देखिए बल बराबर सूत्र क्या होता है, G(m)m बाय d², डी ले लेते हैं, और भार बराबर क्या होता है, m गुना g, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हुआ, ठीक ना, और ये उस पिंड का जिस पिंड पर भी हो। तो अब क्या है, इसी को तो बल कहते हैं, जितना बल से पृथ्वी किसी पिंड को अपने केंद्र की ओर खींचता है उस बल को क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल ही है और ये भी, फिर दोनों बराबर कर दो, m गुना g बराबर G(m)m बाय d², तो ये खाली कट जाएगा, अर्थात जी बराबर क्या निकल जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M बाय d²। तब देखिए कहीं होगा है कि G(m)r², समझ में आया। मैंने गुरुत्वाकर्षण बल का ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम होता है ना, उससे ये फॉर्मूला निकलता है, और भार की परिभाषा से गुरुत्वाकर्षण बल का एक सूत्र और निकलता है। तो दोनों ही सूत्र किसका है, गुरुत्वाकर्षण बल का, दोनों सूत्र किसका है, इसलिए दोनों सूत्र को हम बराबर कर सकते हैं, दोनों को जैसे बराबर करेंगे स्मॉल जी निकल जाएगा फटाक से, समझ में आया। चलिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, बताइए, ऊपर सतह से ऊपर जाएंगे तो वो भी घटेगा, क्या होगा, घटता है, हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, और सतह पर मैक्सिमम होता है, और सतह पर भी कहां ज्यादा होता है, ध्रुव, सतह पर मैक्सिमम है, और सतह में भी 2 बिंदु अलग अलग, विस्पत रेखा पर 9.8 और, चलिए, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है, 1/6 गुना होता है। देखिए, जैसे कि ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, ये क्या है, चंद्रमा, और ये क्या है, सॉरी पृथ्वी, ये क्या है, पृथ्वी, और ये क्या है। अगर किसी पिंड का भार यहाँ है, जो भी चीज W बराबर निकला है, मान के चलिए 60 न्यूटन, कितना निकला है, तो चंद्रमा भी इसी को ले जाएंगे और वहां उसका भार तोलेंगे, तो वहां हो जाएगा 60 गुना 1/6,
इन्हें 6 से कम हो जाएगा, 10 न्यूटन रहेगा। 6 गुना क्या होता है? कम हो जाता है। चंद्रमा पर भार क्या होता है? 6 गुना कम। हाँ, ये याद रखिएगा, इसको थ्योरम के पढ़ाते हैं, इसमें प्रूव भी करके दिखाए थे, ठीक ना, कि पृथ्वी पर जो इसका भार होता है जितना भी होता है, इससे चंद्रमा पर जाने के बाद क्या होता है? 1/6 गुना हो जाता है, अतः 6 गुना कम होना। 1/6 गुना मतलब क्या हुआ? 6 गुना कम हो जाना, अतः 6 से भाग दे देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत हो रहा है क्या? तो 19 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक स्थिरांक जो कैपिटल जी है, ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं, ये स्वतंत्र होता है, ठीक ना, ये कांस्टेंट होता है। हमेशा क्या होता है? पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है। वस्तुओं के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, वस्तुओं के द्रव्यमान या दूरी से हाँ स्वतंत्र होता है, ठीक ना, ये स्वतंत्र सूत्र में से दिखता है लेकिन ये स्वतंत्र होता है। इसका कारण जानिएगा ऊपर क्लास में। मापने की विधि पर निर्भर करता है? नहीं, का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है? हमेशा ये नियत रहता है। किसी भी दो वस्तु के लिए क्या रहता है? हमेशा नियत रहता है। आगे आइए, दाब का एसआई मात्रक। अब दाब क्या होता है ये देखिए, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अब दाब का मात्रक क्या देगा? बल के लिए क्या होता है और इसके लिए क्या होता है? क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, अर्थात न्यूटन प्रति मीटर। और पास्कल ने इसका परिभाषा निकाला था सबसे पहले, इसलिए पास्कल भी होता है। एक अन्य मात्रक जैसे कि बल का परिभाषा न्यूटन ने दिया, इसलिए बल का जो मात्रक होता है एक न्यूटन सम्मानित मात्रक है। उसी प्रकार सम्मान के लिए, पास्कल साहब का सम्मान देने के लिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को क्या कहते हैं? पास्कल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखना है। तो दाब का मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहीं दिया है? नहीं दिया है। पास्कल दिया, पास्कल ले लेंगे। लेकिन ये रहता तो ये भी होता। दाब डॉट डॉट राशि है, दाब अब अदिश है या सदिश राशि है? तो दाब वो है ना, दो मैं ट्रिक पर ही आइए ना, नमो दसवां का सब ट्रिके पर बनेगा। फुल पेज हो गया, रुकिए 1 मिनट। दाब राशि है, दाब कैसी? देखिए वो है तो कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश होना चाहिए ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, दाब जो है बल बटे क्षेत्रफल है ना। एक चीज ध्यान रखिएगा, यद्यपि बल और क्षेत्रफल दोनों सदिश है, बल भी सदिश है और लेकिन दाब क्या है? अदिश है। दाब क्या है? अदिश राशि, अदिश है, ये होगा उत्तर, ठीक ना, ये नहीं होगा। ट्रिक जो मैं बताया था, दाब में वो है, वो के कारण क्या होना चाहिए था? लेकिन दाब को याद रखना है, बल भी सदिश है, क्षेत्रफल भी सदिश है, लेकिन इन दोनों से मिलकर दाब निकला और दाब कैसी राशि है? अदिश राशि है, ठीक ना। दाब कैसी राशि है? प्रणोद का मात्रक क्या होता है? तो प्रणोद भी एक प्रकार का क्या है? दाब ही है। प्रणोद क्या है? दाब कहता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। दोनों एक ही चीज है, थोड़ा सा डिफर है। तो प्रणोद भी दाब ही है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। कोई दिक्कत? प्रणोद का मात्रक क्या? भार का मात्रक क्या? भार क्या है? बल ना। भार क्या है? भार बल है, गुरुत्वाकर्षण बल का नाम भार है, ठीक ना। तो भार का मात्रक क्या हो जाएगा? घनत्व का मात्रक, घनत्व बराबर क्या मैं बताया था? द्रव्यमान बटे आयतन। निकालने सीखिए हमेशा। घनत्व बराबर क्या हुआ? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? आयतन का क्या होता है? अर्थात घनत्व का क्या हो जाएगा? केजी प्रति मीटर क्यूब। केजी प्रति मीटर क्यूब। देखिए इसी को ऊपर हम लोग करते हैं ना, तो ऐसे लिखते हैं किलोग्राम मीटर -3 ना। ये अंश से हर पर ले जाए या हर से अंश ले जाए तो घात का चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। अगर भागा से गुणन करना चाहेंगे तो यहाँ प्लस चिन्ह है, क्या आ जाएगा? मीटर -3। कोई दिक्कत? अंश का भी हर लाएंगे तो वही होगा। कोई दिक्कत? चिन्ह बदल जाएगा। अगर पहले से हरे में माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का क्या ऐसा मात्रक कहता है? ये तो बच्चे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आगे है भार का मान सभी जगह होता है। भार का मान सब जगह समान होगा? नहीं सर। क्यों नहीं होगा? यहाँ दे दीजिए, भार बराबर होता है m गुना g।
जब जी बदलने लगता है तो भार नहीं बदलेगा। जी जाओ 10 हो जाएगा, ज्यादा हो गया 9.8 हो गया, ज्यादा जी पृथ्वी के भीतर जाएंगे तो जी का मान और कम होता जाएगा, तो भार का मान कम होता जाएगा। केंद्र पर चले जाएंगे जी का मान 0 हो जाएगा, तो भार का मान 0 हो जाएगा। समझ में आया? तो भार का मान सभी जगह होता है असमान। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का मान सभी जगह, द्रव्यमान कांस्टेंट चीज है, द्रव्यमान क्या है? कांस्टेंट है, तो सभी जगह क्या हो जाएगा? इसका मान समान हो जाएगा। हर जगह क्या हो जाएगा? समान। द्रव्यमान का मान सभी जगह समान। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार, 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का भार क्या होगा? यानी कहता है m बराबर यदि 1 kg ले जाया जाए तो भार W क्या होगा? W m गुना g होता है, अर्थात 1 किलोग्राम 9.8 अर्थात 9.1 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 3 नंबर। ये क्वेश्चन 2 बार मिल गया, एक बार पहले भी मिला था ना, 29 नंबर पिछले चैप्टर में मिला होगा। जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, इस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। डेफिनेशन पढ़े तो उत्प्लावन बल क्या है? किसी भी पिंड को जब किसी तरल में फेंक देंगे, चाहे वो द्रव हो चाहे गैस हो, किसी तरल में फेंकने के बाद वो पिंड जो है, पिंड थोड़ा हल्का लगने लगेगा। अब अनुभव करके, नदी में नहाए होंगे, पोखर में नहाए होंगे, कुआं में नहाए होंगे, जैसे वहां किसी बच्चा को उठाइए पानी के अंदर, देखिएगा हल्का लगेगा। क्यों? कि वो उत्प्लावन बल उसके ऊपर लगाता है। ठीक ना? क्या लगाता है? उत्प्लावन बल। नदी में नहाते समय खूब इसे प्रैक्टिकल होता है, पोखर में नहाते। तो कारण यही है कि वस्तु को जब डुबाते हैं ना, तो तरल द्वारा, यानी कि वो पानी हो या जो भी हो, वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। तो इसीलिए हम लोग उठाते, पानी तो ऊपर बल लगा ही रहा है, और बचवा को हम लोग उठाते या दोस्त को उठाते हैं तो वो हल्का लगता है, क्योंकि पानी भी साथ दे रहा है ना। तो उस बल का नाम क्या है? उत्प्लावन बल। तरल द्वारा किसी पिंड पर जो बल लगता है, और उस तरल मतलब क्या हुआ? द्रव या गैस। द्रव या पानी, तेल, दूध, ये सब क्या है? द्रव है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है? गैस। कुछ भी, कोई भी तरल किसी पिंड पर जब बल लगाने लगता है तो उस बल का नाम क्या है? याद रखना है। एक वस्तु का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो भार कितना होगा? द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, द्रव्यमान गुना, जैसे गुना करेंगे तो 980 हो जाएगा, एक अंक के बाद दशमलव, अर्थात कितना हो जाएगा? 98 न्यूटन। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर इतना है, इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? इससे कितना गुना कम हो जाता है? 6 गुना कम हो जाता है। कितना हो जाता है? तो 10 न्यूटन हो जाएगा, 6 गुना कम हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने के बाद क्या होता है? याद रखना, इतना किलोग्राम द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा? चंद्रमा पर भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर इसका कितना होता है? इसको गुना कर देते। अबे भार बराबर द्रव्यमान गुना गुरुत्व त्वरण, अर्थात कितना होता है? 600 न्यूटन। ये कहाँ होता है? पृथ्वी पर। ये जो जी का मान दिया है, ये कहाँ दिया है? पृथ्वी पर। कहाँ दिया है? पृथ्वी पर दिया है। अब कहता है उसको चंद्रमा पर भार कितना होगा? चंद्रमा पर ले जाएंगे तो कितना होगा? हालांकि देखिए, एक मिनट, जरा सा इसमें क्या है, मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चन में थोड़ा सा खामियां है, इसलिए खामियां है। ये जो जी दिया है, देखिए ये यहां नहीं कहा है कि पृथ्वी के लिए जी है, क्वेश्चन में ये नहीं है। कहता है उसका भार चंद्रमा पर क्या है? जी इतना ले। हो सकता है चंद्रमा पर जी इतना लेके आपको बनाने कह रहा हो, ये भी कर सकते हैं कि चंद्रमा पर जी का मान इतना ले लो, तब तो 600 उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग है, ध्यान रखना है आपको, ये भी दिमाग में रखना है। ये सब फिजिक्स में हमेशा जो है ना, रियल वैल्यू ही आता है, ठीक ना। तो जी 10 कहाँ होता है? ध्रुव पर होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर। तो वहां जब भी जाएंगे तो इससे 6 गुना कम होगा। तो वहां 600 का 6 गुना कम कितना होगा? 600 को 6 भाग देंगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 न्यूटन वाला उत्तर हो जाएगा। बात बुझे? यानी कि पृथ्वी पर इसका हो जाएगा 600 गुना 10 m गुना g, अर्थात 600 न्यूटन। और उसी को 6 गुना कम कर देंगे, चंद्रमा निकल जाएगा। और चंद्रमा पर कितना निकल जाएगा? समझ में आया? अंतरिक्ष में इतना किलोग्राम द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार कितना होगा? अंतरिक्ष में जी 0 होता है। जैसे पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी जी का मान कितना होगा? 0। तो कितनों द्रव्यमान का ले जाए अंतरिक्ष में?
तो उसका भार क्या हो जाएगा? m को 0 से जब गुना करेंगे तो m कितना v1 कितना न्यूटन निकल जाएगा? 0 हो गया। समझ में आया? नहीं समझे? अंतरिक्ष में क्यों भार का मान 0 होगा? अंतरिक्ष में जी का मान 0 होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहता है? सतह के लंबवत जब लगता है उसको क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। दुग्धमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये जो दुग्धमापी है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि दुग्धमापी लैक्टोमीटर को कहते हैं ना। लैक्टोमीटर जैसे ही किसी दूध में डुबाते हैं तो उस पर कुछ उत्प्लावन बल लगता है, उसके अनुसार वो और कार्य करता है, ठीक ना। तो दुग्धमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण द्रवों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो द्रव का घनत्व मापते हैं हाइड्रोमीटर से। किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर। किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर। हाँ, 1 नंबर हो जाएगा। 98 न्यूटन के भार के किसी पिंड का द्रव्यमान कितना होगा? भारे दे दिया है तो उसका द्रव्यमान निकालना है। भार कितना दे दिया है? यानी कि W बराबर कितना है होता है m गुना g, और W का मान कितना न्यूटन दिया है? 98 न्यूटन दे दिया है और m निकालने का है। g का कितना होता है? 9.8। तो इससे भाग लग जाएगा। जैसे 9.8 से भाग देंगे, देखिए ऊपर उड़ के 10 जाएगा, 10 किलोग्राम, 10 kg। समझ में आया? फिर किसी वस्तु का भार इतना दिया है तो उसका द्रव्यमान वही हिसाब हुआ है ना। यानी कि 49 को क्या करेंगे हम लोग? 9.8 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? तो क्या बार में 10 98 दूनी 2 5 5 हो गया ना। कितना हो जाएगा? 5 किलोग्राम। समझ में आया? बाकी सब तो बैठा के आप लोग भी सरल कर सकते हैं। किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर कितना होगा? क्यों 0 होगा? हाँ, केंद्र पर जी 0 होता है और भार निकालते हैं द्रव्यमान गुना जी से। जी 0 हो जाएगा, नतीजा क्या हो जाएगा? भार क्या निकल जाएगा? 70 किलोग्राम द्रव्यमान। कितना? 70 किलोग्राम। अर्थात ये क्या है? m। क्या है ये? m। किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर कितना होगा? तो चंद्रमा पर कितना होगा? देखिए 70 गुना अगर 10 करते हैं या 9.8 करते हैं तो ये कहां निकलेगा? और उसको अगर 6 से भाग देंगे तो कहां निकलेगा? 6 से भाग देना होगा, क्या होगा? 7 8 56 1 0 7 8 56 के 6 हासिल 5 9 7 63 5 68 एक अंक के बाद दशमलव भी खत्म हो गया। 6 से भाग देना है। 6 1 है 6 6 1 है 6 2 6 4 के 24 114.3। ये हो गया। समझ में आया? फिर एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 10 न्यूटन आया। पृथ्वी पर कितना आया? कहता है इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापेंगे तो कितना होगा? तो 10 न्यूटन को 6 से भाग दे देंगे। 6 1 है 6 4 6 6 का 36 3 6 6 5 30 यानी कि 36 4 बचा वो फिर 6 के चलता है। 6 के 36 6 के 36 चलते रहेगा। नतीजा 6 7 कर देंगे। 1.67 ये हो जाएगा। ये कुछ नहीं था, मिस हो गया, ठीक ना, वो तो पहले बना लेते। चलिए तो बच्चों इस प्रकार हम लोग ये यूनिट भी खत्म कर लिए। इसका नाम गुरुत्वाकर्षण था। क्या नाम था? और 9th क्लास का ये 10वां विज्ञान का 10वां यूनिट है ना। और फिजिक्स का एक यूनिट हुआ, फिजिक्स का 3रा यूनिट हुआ और 2 यूनिट बाकी है जिसको मैं बहुत जल्द कर दूंगा। आप लोग वीडियो को देखें, उसके बाद दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी लाभ उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।